वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए जो ये सीरीज चलाई है, इसमें अभी हमने फंडामेंटल राइट्स कवर किया और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है वो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स थे, हमारा पार्ट 4 आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंदर हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे 36 से लेके 51 तक। क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? आज हम इसका सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे कि होता क्या है, ये क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर इसको जाने तो हमें समझ में आएगा ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ आदेश हैं, कुछ निर्देश हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राज्यों के दिशा निर्देशक तत्व। ये राज्यों को यानी कि स्टेट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, डायरेक्शंस दिए गए हैं। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को कुछ इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर दिए हुए हैं, डायरेक्शंस दी हुई हैं कि आपको हमारे लोगों के लिए ये सारे काम करने हैं। जो जो काम कॉन्स्टिट्यूशन ने बताए हैं वो सारे काम स्टेट को करने हैं, इंडिविजुअल्स के लिए, जो यहां लोग रह रहे हैं उनके लिए। तो इन्हीं को हमने बोला डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपको इसका मतलब समझ में आया होगा कि ये है क्या चीज एक्चुअल में। तो ये हमारे आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के अंदर लिखे हुए हैं। आमतौर पे जो किताबें हैं इनको 3 भागों में बांटती हैं। हालांकि हम नहीं बांटेंगे उसे, लेकिन किताबें इसको 3 पार्ट्स में बांटती हैं। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बोलती हैं कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, कुछ को बोलती हैं कि ये गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, और कुछ को बोलती है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। तो हम इनको ऐसे किसी भी पार्ट में ना डिवाइड करके हम इसको सिंपल आर्टिकल, एक एक आर्टिकल के हिसाब से समझते चलेंगे। लेकिन आज तो हमें सिर्फ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है, और बेसिक इंट्रोडक्शन अगर हमें इसे समझना है तो हम इसको फंडामेंटल राइट से कंपेयर करते हैं। फंडामेंटल राइट से जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट से ये कैसे अलग है। सबसे पहली चीज और सबसे जरूरी चीज जो इसमें मैं बताऊंगा कि डीपीएसपी एक तरह के राइट्स है। जैसे मैंने इसको बोला है फंडामेंटल राइट्स हैं, ये है फंडामेंटल राइट्स। इसी तरह डीपीएसपी भी राइट्स हैं, हमारे अधिकार हैं, बस हमें मिले नहीं है। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो हमें मिल गए हैं, डीपीएसपी वो राइट्स हैं जो हमें मिले नहीं है, मिलने हैं। कौन देगा? स्टेट। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को इंस्ट्रक्शन देता है, आदेश देता है, डायरेक्शन देता है कि आपको हमारे इंडिविजुअल्स को ये सारे राइट्स देने हैं जो डीपीएसपी में लिखे हुए हैं। फंडामेंटल राइट हमें मिले हुए हैं। ठीक है, ये छोटा सा अंतर है इसमें। अब इसमें है क्या चीज समझना। जब मैंने बोला कि ये भी हमारे राइट्स हैं तो किस तरह के राइट्स हैं उसको समझना। राइट्स होते हैं 4 तरह के, अधिकार हमारे 4 तरह के होते हैं। एक तो सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स। जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो किस तरह के हैं? सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। वो हमें मिले हुए हैं, और अगर कोई इन राइट्स को हमसे छीनता है तो हम कोर्ट भी जा सकते हैं। उसको मांगने के लिए, वापस मांगने के लिए हम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये गारंटीड है और ये जस्टिसिएबल है। और इसी की डेफिनेशन पे अगर हम जाएं, इसको हमने फंडामेंटल क्यों बोला? क्योंकि ये राइट्स वो हैं जो गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैं, यानी गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिए गए किसको हैं? गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट स्टेट, स्टेट के खिलाफ इंडिविजुअल्स को मिले हुए हैं। ठीक है, और इसको अगर मैं देखूं तो ये डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी डायरेक्शंस हैं। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, लेकिन किसको देता है? स्टेट को देता है। किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए। अब एक चीज समझना, ये 2 अलग अलग राइट्स क्यों हैं? जब मैंने बोला है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, तो ये किस तरह के हैं? सोशल और इकोनॉमिक राइट्स। अब ये हमें दे दिए, ये क्यों नहीं दिए? ये हमें दे दिए, ये स्टेट के ऊपर छोड़ दिया कि स्टेट की मर्जी है, कभी भी दे देगा। क्यों? ऐसा क्यों किया गया? इसको समझते हैं, थोड़ा सा हमें समझ में आ जाएगा इस चीज को। जब हम आजाद हुए तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली इतने अच्छे नहीं थे। हमारा कंट्री इकोनॉमिकली हम कह सकते हैं पुअर कंट्री था।
जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, या जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया 1950 में, तो उस टाइम पे हमारे देश के हालात कुछ अच्छे थे नहीं। तो उस टाइम पे लेकिन लोगों को यह समझ में आ गया था, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्हें यह समझ में आ गया था कि हमारे लोगों को जितने भी राइट्स होते हैं वो हमें हमारे लोगों को देने हैं। अब उन्होंने देखा 4 तरह के राइट्स हैं। उन 4 तरीके के राइट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया कि कुछ को फंडामेंटल राइट में रख देते हैं, कुछ को डीपीएसपी में। क्यों डिवाइड किया? ये वो राइट्स हैं जिनको देने में सरकार के पैसे नहीं लगते। ये वो राइट्स हैं जिनको देने में सरकार के पैसे नहीं लगते, क्योंकि देश गरीब था, पैसे उस टाइम पे कम थे। तो ऐसे राइट्स जिनको देने में पैसे लगते हैं उसको गारंटी नहीं दे सकती थी उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन। उस टाइम पे इस चीज की गारंटी नहीं दी जा सकती थी कि ये राइट भी हमें मिल जाएंगे। तो ये वो राइट्स हैं जिसको देने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो इसीलिए इसको हमने फंडामेंटल राइट बोला और इसको गारंटी भी दे दी कि ये अगर ना मिले तो तुम कोर्ट चले जाना, कोर्ट से तुम्हें दिलवा देंगे। तो ये वो राइट्स थे, और ये वो राइट्स थे जिनको देने में सरकार को पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिनको देने में सरकार को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसीलिए इकोनॉमिक राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं। और इसीलिए, और उस टाइम पे पैसे थे नहीं, इसीलिए इसको हमने नॉन गारंटी वाले रखे कि ये गारंटी नहीं देते हम इन्हें कि अभी देंगे, जब सरकार के पास पैसे आएंगे तब धीरे धीरे इनको दे देंगे। इसको नॉन जस्टिसेबल रखा कि ऐसा नहीं है राइट ना मिले तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये सरकार के पास जब पैसे होंगे तभी हमें मिल सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसा कैसे। जैसे हमने देखा फंडामेंटल राइट हमने पढ़े तो आर्टिकल 21A को हमने पढ़ा। आर्टिकल 21A हमें राइट टू एजुकेशन देता है, राइट टू एजुकेशन। अब एजुकेशन अगर बच्चों को देनी है तो सरकार के पैसे खर्च होंगे, एजुकेशन देनी है तो सरकार के पैसे खर्च होंगे। अब ये राइट टू एजुकेशन पहले डीपीएसपी का पार्ट था। हमारा जब आर्टिकल 45 हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये डीपीएसपी के अंदर था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था। यहां पे स्टेट को बोला गया था कि आपको बच्चों को एजुकेशन देनी है, ये बच्चों का अधिकार है। लेकिन स्टेट के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट में नहीं लिखा कि कहीं किसी को ना मिले तो कोर्ट ना पहुंच जाए, क्योंकि उस टाइम पैसे नहीं थी। लेकिन बाद में जब सरकार के पास पैसे हुए तो हमने 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2002 में इस डीपीएसपी को हमने चेंज कर दिया फंडामेंटल राइट में कि अब हमारे पास पैसे हैं, अब हम हमारे लोगों को फ्री में एजुकेशन दे सकते हैं। तो आर्टिकल 21 में 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात हमने कह दी, और इसको आर्टिकल 21 जानते हैं हम कहां पे है? फंडामेंटल राइट में। तो 45 को हमने आर्टिकल 21A बना दिया। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? ये छोटा सा डिफरेंस है जो हमें समझना था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये हमारा पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट, ये हमने देख लिया 12 से 35। पार्ट 4 में 36 से 51 डीपीएसपी है। ये इसमें छोटा सा डिफरेंस था जो हमें पता होना चाहिए डीपीएसपी को शुरू करने से पहले कि डीपीएसपी है क्या। तो डीपीएसपी भी हमारे राइट्स हैं, लेकिन हमें मिले नहीं है, हमें गारंटीड नहीं है, हमें उसका नॉन जस्टिसेबल, हम कोर्ट नहीं जा सकते, हमें नहीं मिलते हैं। तो क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इसमें लिखा गया है कि जब भी जैसे जैसे सरकार के पास पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे ये अधिकार हमें मिलते जाएंगे, वैसे वैसे ये अधिकार हमें मिलते जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इंप्रूव कर रहे हैं और धीरे धीरे ये राइट्स ट्रांसफर होते जाएंगे और हमें मिलते जाएंगे जैसे जैसे सरकार के पास पैसे आएंगे। ये सारी चीजें, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी हमारे डीपीएसपी की। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से इसको हम आर्टिकल वाइज अलग अलग देखते चलेंगे। 36 से शुरू करके 51 तक हमें पहुंचना और ये खत्म करना है। ठीक है, तो अगर हमारी ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, आगे की बात करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।